तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का सोशोलॉजी का ओल्ड चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं जितना बता रहा हूँ 100% है कि इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में पूछे नहीं जा सकते हैं, क्योंकि एक सीरीज जो चला रहे हैं ये पार्ट 2 है, मतलब वीडियो का पार्ट 2 है। पहला वीडियो बना चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और नहीं तो प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीक़ा से। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं कुल 30 प्रश्न पड़े, यानी 30 क्वेश्चन को उत्तर देंगे अच्छी तरीक़ा से, ठीक है, 30 क्वेश्चन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर इसका PDF भी चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से PDF ले सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो बढ़ते आइए। देखिए 31 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, मुख्यमंत्री साइकिल योजना। जो आप लोग जानते हैं मुख्यमंत्री जो साइकिल योजना जो चलाए थे, जैसे कि 9वीं क्लास का, यानी 9 क्लास का बच्चे को जो देते थे साइकिल। मुझे भी मिला था एक साइकिल, जब 9 क्लास में मैं पढ़ रहा था तो मुझे एक साइकिल मिला था, लेकिन अभी शायद साइकिल नहीं मिल रहे हैं किसी बच्चे को। तो ये जो मुख्यमंत्री जो साइकिल योजना है इसी के बारे में थोड़ा पढ़ना है, मतलब देखना है इसको। तो देखिए मुख्यमंत्री साइकिल योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त घोषित मतलब पोषित योजना है, ठीक है, मतलब पोषित योजना है। आरंभ मतलब शुरुआती में इसके तहत केवल 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्राओं, बिल्कुल सही बात, पहले यानी स्टार्टिंग में 9वीं कक्षा यानी 9 क्लास के लड़के को, लड़का लड़की दोनों को मिलते थे, पढ़ने वाली छात्राओं को, और निःशुल्क मतलब इसके 1 भी रुपये नहीं लगते थे साइकिल लेने में। और मैं क्या बताऊं टीचर को, लेकिन वहाँ कुछ मास्टर ऐसे होते थे कि पैसे लेते थे 200 250 के 2 साइकिल दिलाएंगे आपको। तो ये सब गलत बात है, खैर छोड़िए। हर स्कूल में नहीं होता होगा, मेरे टाइम में होता था, जब मैं स्कूल में थे तो मांग रहा था पैसे, तो मैं शायद दिया था कि नहीं दिया था पता नहीं, उतना याद है नहीं। चले आगे बढ़ते हैं। तो साइकिल दी जाती थी। बाद में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्राओं को भी इस योजना की शामिल किया गया, मतलब कि 9वीं कक्षा पढ़ने वाले छात्राओं को भी इस योजना में शामिल किया गया, मतलब शामिल हो गया, ठीक है। तो और बोला जा रहा है उन्हें, क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड, उन्हें भी निःशुल्क साइकिल मिलने लगा, मतलब पहले जो थे लड़की को साइकिल मिलते थे, ठीक है, इसमें शायद टाइपिंग मिस्टेक हुआ, बाद में लड़कों को भी देने लगे तो लगा। वर्तमान में इस योजना के तहत 9वीं कक्षा के छात्राओं को साइकिल के लिए 2500 रुपये, जी हाँ 2500 रुपये दिए जाते थे। यह राशि उन्हें छात्राओं के दी जाती थी। इनके स्कूल में उपस्थित 75% हाजिरी होने पर ही मिलते थे, मतलब कि अगर 100 दिन में अगर 75 दिन में अगर गए हैं तभी आपको 2500 रुपये का हकदार होंगे, नहीं तो आप नहीं होंगे। तो मेरे टाइम में तो उतना था नहीं, मेरा पैसा मिल गया था, लेकिन दिक्कत तो हुआ था, मिल गया था, लेकिन ज़्यादा उतना भी दिक्कत नहीं हुआ था। तो 2500 रुपये का आप हकदार हो जाएंगे अगर 75% अगर हाजिरी होंगे। तो सरकार एक कानून लागू कर दिया था कि अगर स्कूल में 75% जिसका भी हाजिरी रहेगा उसको ही पैसा मिलेंगे। तो अभी शायद बंद हो गया है। देखिए आगे पूछ रहा है 32 नंबर में, लिंग समानता क्या है। लिंग समानता क्या है? तो लिंग समानता मतलब क्या होता है, बराबर। पहले देखिए बराबर, तो बराबर मतलब क्या होता है, एक बैलेंस, क्या होता है बैलेंस है, मतलब कि एक बैलेंस हो गया। तो इसी में बैलेंस से सकते हैं। तो पुरुष एवं महिला के बीच लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना लिंग समानता मतलब बराबरी कहलाता है। और भारतीय संविधान द्वारा लिंग समानता का प्रावधान किया गया, मतलब इसमें बोला जा रहा है कि जो लड़का लड़की जो है मेल फीमेल, तो उसको बराबर में एक दर्जा दिया गया। पहले नहीं था, पहले मर्द का मतलब कि मर्द का ज़्यादा था और औरत की कम थी, ठीक है। तो इसको बराबर रखने के लिए एक कानून चलाया जो लिंग समानता का नाम दिया गया है, ठीक है, समानता को। तो इसी को बराबर में रखा है। ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो आपको लोगों को समझाना मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी है, लेकिन फिर भी आगे बोला जा रहा है कि 33 नंबर में, बाल मजदूरी को 2 समस्या का वर्णन करें। बाल मजदूरी आप समझते हैं ना, जो छोटे लड़के होते हैं बच्चे, उसको जो काम पे रख देते हैं। तो वैसे भी आपने 8 क्लास का मतलब 8 क्लास का किताब में पढ़े होंगे बाल मजदूरी के बारे में। खेमा साथ लड़का का नाम था, मुझे हाँ खेमा ही था। तो बाल मजदूरी तो उसमें आप अच्छे तरीके से जानते होंगे
उसी को कहते हैं बाल मजदूरी। देखिए बाल मजदूरी को 2 समस्या निम्नलिखित हैं। बाल मजदूरी के कारण बच्चे शिक्षा के संक्षिप्त रहने मतलब जिसके कारण उन्हें उसको शिक्षा अभाव पाया जाता है, मतलब कि शिक्षा भी उसका मुकम्मल कंप्लीट नहीं होते थे और वंचित रहते थे, और जिसके कारण उनमें शिक्षा का अभाव पाया जाता है। शिक्षा भी नहीं मिलता है उसमें बाल मजदूरी में, मतलब कि काम करेगा तो लड़का पढ़ेगा कब, ठीक है, कब्र में मरने के बाद, तो ही बात उसका शिक्षा का भी अभाव होता था। और दूसरा कारण ये हो गया कि बाल मजदूरी को कम मजदूरी दी जाती है, मतलब कि जो बच्चे को तो भाई बड़ों की तरह तो काम कर पाएंगे नहीं, तो उसको भी थोड़ा बच्चे को भी काम तो रख लेते हैं, लेकिन उसको मजदूरी तनख्वाह कम मिलते हैं, ठीक है। और ये तो बिल्कुल गलत बात है बच्चे को काम कराना, उस पर भी कानून लागू हो जाते हैं। देखिए और पूछ रहा है मौसमी बेरोजगारी क्या है। मौसमी बेरोजगारी क्या है, तो देखते हैं इसका आंसर। भारत के अधिकांश लोगों कृषि के साथ साथ जुड़े होते हैं, मतलब कि लोग, आप जानते हैं कि भारत में लोग 80 लगभग ज़्यादा % जो है ना खेती से जुड़े होते हैं, यानी काम काज खेती बाड़ी से। और कृषि का कार्य मौसम पर निर्भर करता है, यानी कृषि यानी कि जो ज़मीन उपजाऊ होती है उसी पर निर्भर रहता है। और फसलों के बोने और काटने के समय श्रम मतलब क्या होता है, मजदूर का मांग बढ़ जाता है, और अन्य दिनों में श्रमिकों के बेकार रहते हैं। यह बेरोजगारी का मौसमी विशेष कहलाता है। मतलब छोड़िए, इसमें आपको समझ में नहीं आया। जैसे कि अभी मुझे मकई काटने का टाइम है, ठीक है, मक्का काटने का टाइम है, तो मक्का काटने का टाइम में आपको क्या लगता है, मक्का काटने का टाइम में मजदूर का मुझे ज़रूरत तो पड़ेगा ही, क्योंकि भुट्टा तोड़ना है खेत से, तो उस समय ज़्यादा पड़ता है मजदूर मुझे, ठीक है, मतलब कि 20% मान लीजिए ज़्यादा पड़ा। और जब मकई पूरा कंप्लीट हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे, कोई काम तो है नहीं खेत में, तो उसमें क्या हो जाएगा, मजदूर का काम बिल्कुल लो हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हुआ ना मौसम के अकॉर्डिंग ही बेरोजगारी में अंतर होता है। तो मौसमी बेरोजगारी क्या है, तो यही अंतर है। चलिए, क्योंकि खेती पर ही ज़्यादा निर्भर रहता है ना, इसलिए। और 35 नंबर में पूछ रहा है क्या, 3 तलाक की अवधारणा क्या स्पष्ट करें। 3 तलाक समझते हैं, इस्लाम धर्म में 3 तलाक बहुत बड़ा धर्म है, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग आप खिलाफ जाएंगे तो आपको कार्रवाई भी होंगे। तो 3 तलाक का माने ये होता है कि जो मेल होते हैं फीमेल को तलाक बोलते हैं। एक बार में कुछ नहीं होता, दूसरा बार में भी कुछ नहीं होता, तीसरा बार में ख़त्म, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें। वैसे तो तलाक तो इस्लाम धर्म में मेन है, लेकिन और सब धर्म में होता है डिवोर्स जो बोलते हैं, तो होता है, उसमें पेपर में साइन करना पड़ता है। लेकिन इस्लाम धर्म में साइन करो अथवा नहीं करो बथवा, ठीक है, उसमें आप हदीस के अकॉर्डिंग आप तलाक हो चुका है आपका। देखिए 3 तलाक को तलाक उल बद भी कहा जाता है। और जब कोई मुसलमान अपनी शादी को तोड़ना चाहता है तो वह पत्नी को 3 बार कहता है कि 3 बार पत्नी को तलाक पर पत्नी उसका तलाक या विवाह विच्छेदन हो जाता है। मतलब वही बात बताइए ना आपको, हो गया। और 36 नंबर में पूछ रहा है क्या, काला धन क्या है, व्हाट इज दिस काला धन। तो काला धन मतलब वह धन होता है जो अवैध तरीके से हासिल किया जाता है और जिस पर नहीं चुकाया जाता है, और काला धन कहलाता है। अर्थव्यवस्था के विकास में काला धन बाधक होता है। मतलब काला धन ऐसे धन होते हैं जैसे मैं गया कहीं पर चोरी कर लिया, किसी का पैसा मार के रख लिया, मतलब यही सब जो खराब काम होता, काला क्या हो गया, खराब काम हो गया ना, उसी से जो पैसा हुआ तो वही हो गया काला धन। आजकल जैसे कि काला धन रखे हैं, बंडल का बंडल पैसा रखे हैं और तिजोरी भर भर के रखे हैं, तो ये सब भी काला धन हो गया ना। आगे पूछ रहा है कि बिहार में जातीय तनाव के 2 कारण की चर्चा करें। बिहार में जातीय तनाव के 2 कारण की चर्चा करें। देखिए बिहार की जातीय तनाव के 2 कारण निम्नलिखित हैं। कौन कौन कारण निम्नलिखित है? 2 कारण। पहला कारण राजनीतिक सत्ता का प्राप्ति की इच्छा के चलते जातीय तनाव, मतलब कि एक जाति देखकर ही भी यहाँ का लोग वोट देते हैं। दूसरा जातीय गुटों का गठन कर हर जाति अपने सदस्यों के अधिकतम लाभ दिलाना प्रयास करता है, जिसके वजह से भी जातीय तनाव पाया जाता है। बोले न अपने जाति के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, तो यही सब जाति का बारे में लफड़ा इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? बिहार में जातीय तनाव के 2 कारण निम्नलिखित है। आगे पूछ रहा है क्या 38 नंबर में नक्शाबंदी क्या है? नक्शाबंदी क्या है? तो वैसी वस्तुओं जिसके सेवन से नशा होता है और उसके खरीद बिक्री पर कानूनी द्वारा रोक
जाता है उसे नक्शेबंदी का मतलब कहते हैं। जैसे कि अभी बिहार में दारू बंद है, ठीक है। दारू जो बंद है इसको लेना या बेचना एक क्या है, गैर कानूनी है। तो इसको क्या कह सकते हैं, नक्शेबंदी कह सकते हैं, ठीक है। जो जिसपे बंद कर दिया गया हो सरकार और उसको फिर भी यूज कर रहे हैं और वो गैर कानूनी से, तो हो गया ना, वो नक्शेबंदी हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है कि एड्स से आप क्या समझते हैं। एड्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। मैं इसमें क्या बताऊँ आपको एड्स के बारे में सबसे, अगर होता तो ऐसे एक दूसरे से संपर्क में होता है, लेकिन इसका चलो पहले मैं पढ़ के बताता हूँ। एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यून और क्या बोलते हैं डिफिशियंसी और सिंड्रोम। यह एक भयानक बीमारी है, जो पूरी दुनिया में फैली हुई है। इसके फैलने के निम्नलिखित कारण देखते कौन कौन कारण है। पहला कारण, रोगग्रस्त पुरुष या स्त्री के यौन संबंध स्थापित करना। मैं बता दूं इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। इसका आप सेक्स जानते हैं ना, जो फीमेल और मेल जो आपस में संभव करते हैं, सेक्स करते हैं, तो उसके द्वारा जो मैं क्या बताऊं, तो उसमें जो होते हैं तो उसी का ज़्यादातर उसी से ही एड्स होता है, ठीक है, बीमारी। अगर आप प्रोटेक्शन यूज नहीं कर रहे हैं तो चलिए, ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहूँगा ये सब चीज़ में। तो दूसरा नंबर में हो जाएगा क्या, दूषित इंजेक्शन का इस्तेमाल करना, यानी कि पहले उसको लगाए इंजेक्शन, उसके बाद दूसरे को लगा दिए इंजेक्शन। तीसरा, एक से अधिक लोगों के यौन में संबंध रखना। और 4 नंबर में नशे की आदत होना, और जो इंजेक्शन के द्वारा ली जाते हैं, मतलब इंजेक्शन भी लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब कि बोला जा रहा है एक से अधिक, जो मेल ये हो गया, ठीक है, और ये हो गया, ये मेल हो गया, और ये मान लीजिए फीमेल हो गया, ठीक है। तो आप एक से अगर संभव कर रहे हैं, तो जैसे कि आपके पास एड्स नहीं है, तो अगर इसके पास एड्स होंगे तो ये आपके पास एड्स भेज देंगे कि ले जाओ, तुम भी आप इसको यूज करो। तो अब हो गया एड्स, एक का था, एक का नहीं था, मतलब इसको भी आपने भेज दिया। ये आप कहीं दूसरे जाके करेंगे, फिर उसको भी होंगे। मतलब कि एक से ज़्यादा लोगों को बार बार इसको यूज करने से, सेक्स करने से, एक ही महिला से तो या फिर एक ही पुरुष से भी हो जाता है। तो ये सब होता है कारण, जो आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। मैं क्या बताऊँ उसको, इसमें ज़्यादा यौन समझते हैं आप लोग। तो आगे पूछ रहा है कि महिलाओं के प्रजनन अधिकार का विश्लेषण करें। महिलाओं के प्रजनन का अधिकार पर विश्लेषण करें। तो प्रत्येक विवाहित, मतलब जिसका शादी हो गए हैं, महिला की इच्छा होती है कि वे गर्भधारण करें और संतान को जन्म दें, और संतान उत्पन्न करना भी महिला का प्रजनन अधिकार है। यह अधिकार उस पति और परिवार के लोगों को प्राप्त होता है। मतलब इसमें जो एक महिला जो होते हैं, उसके सबसे पहले उसका मेन इच्छा होता है, उसके पास एक गर्भवती, मतलब कि क्या बोलते हैं, प्रेग्नेंट बोलते हैं ना, हाँ, तो वो होना। तो सबसे मेन उसका कारण होता है, उसका होने का इच्छुक होता है, और उसी के बारे में ही, मतलब उसी से ही आपको जीवन संतुलन में रहता है। तो देखिए, और 41 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, समेकित बाल विकास योजना विवेचना करें। देखिए, समेकित बाल विकास योजना एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे की और ज़रूरतों की पूरी करता है। यह छोटे बच्चे को पूरक पोषाहार मतलब खाना पीना, स्वास्थ्य सुविधा और स्कूल पूर्व शिक्षा जैसी सुविधा की एकत्रित रूप से पहुंचाया जाता है। और 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाना इसका उद्देश्य है। चलिए, 42 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, द्वितीय नातेदारी क्या है। तो वैसे व्यक्ति जो हमारे प्राथमिक नातेदार के प्राथमिक संबंधों होते हैं, वे हमारे द्वितीय नातेदार होते हैं। चाचा हमारे द्वितीय नातेदार, क्योंकि वे पिता के प्राथमिक संबंधित हैं। चलिए, 43 नंबर में बोला जा रहा है क्या, सरपंच के 2 कार्य वर्णन करें। तो सरपंच के
न्यायिक मामले की और सुनवाई करना, फैलाना, ठीक है, सुनवाई अपना फैलाना, मतलब कि सुनवाई करना, कार्रवाई जो होता है। दूसरा में गांव की शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए शांति का दल गठन करना। बस ये मेरे यही 2 कारण है, आपको मिल जाएगा 4 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर पक्का मिल जाएगा। 2 नंबर में पूछे जाते हैं ऐसा क्वेश्चन। आगे पूछ रहा है क्या, राष्ट्रीय एकता क्या है। राष्ट्रीय एकता क्या है, वह भावना, ठीक है, वह भावना जो नागरिकों में अपने देश के प्रति प्रेम को भाईचारा प्रदर्शित करता है, इसे राष्ट्रीय एकता कहा जाता है। ये विभिन्न जातियों में, धर्मों में, भाषाओं में, प्रदेशों में लोगों में एक सूत्र की बांधता है और भारत का एक उदाहरण है जहां उनके विभिन्नताओं के बीच एकता की पाई जाती है। तो समझ में आया, यानी विभिन्नताओं में एकता पाया जाता है, ठीक है, कहाँ पर, वो भी इंडिया में। इसी से तो जाना जाता है भारत, एकता के कारण। देखिए, और 45 नंबर में बोला जा रहा है क्या, भ्रष्टाचार क्या है। भ्रष्टाचार क्या है, देखिए, किसी अस्पष्ट या अस्पष्ट, मतलब किसी राष्ट्र या अस्पष्ट लाभ के कानूनी तथा समाज के विरोध किया जाता है आने वाला कार्य में भ्रष्टाचार कहलाता है। और भ्रष्टाचारी व्यक्ति सहयोग से और क्या बोलते, कर्तव्य और नियमन कानून के प्रति निष्ठा की और भावना की त्याग कर केवल अपनी ही स्वार्थ पूर्ति में करने में लग जाते हैं। तो इसी को कहते हैं भ्रष्टाचार। जैसे आजकल नेता अपने सिर्फ पॉकेट में पैसा भरने में लगे हैं, तो ये सब क्या है, भ्रष्टाचार हो गया ना। नॉर्मल आदमी को परेशानी करते हैं और अपने में मजे में रहते हैं, ये सब भ्रष्टाचार का ही गिनती में आता है। और देखिए 46 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, अल्प, ठीक है, अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है। अल्पसंख्यक किसे कहा जाता है, तो आमतौर पर किसी समाज के किसी धर्म को मानने वाला या किसी खास भाषा बोलने वाला को ही तुलनात्मक रूप से ही कम होती है, मतलब संख्या में तुलनात्मक, यानी तुलना करें या वजन के, मतलब ये कंपेयर किया जाए तो कम होते हैं। और अल्पसंख्यक कहा जाता है भारत में इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन और फारसी धर्म मानने वाले और अल्पसंख्यक कहा जाता है। और 47 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, तस्करी क्या है। तस्करी मतलब एक जगह से माल दूसरे जगह पहुंचाना। तस्करी एक आर्थिक अपराध है, वर्जित सामग्री या वस्तु को चोरी छिपे तथा गैर कानूनी तरीके से एक देश से दूसरे देश में लाना और तस्करी कहलाता है। आजकल अफीम, चरस और हीरोइन, सेना, हथियार और विस्फोटक सामग्री, दुर्लभ और कलाकृतियों का तस्करी किया जाता है। मतलब जो भी तस्करी समझते हैं ना यार, जैसे कि कंटेनर में लोड करके जो मना है, जैसे कि आपने पुष्पा मूवी तो देखे होंगे, वहाँ चंदन की लकड़ी किस तरीक़ा से गैर कानूनी से लेकर जाते हैं, तस्करी करते हैं, तो इसको बोलते हैं। चलिए, और 48 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, जातिवाद क्या है। तो जातिवाद एक जाति के सदस्यों व और भावनाओं जो अपनी जाति के हित सम्मुख अन्य जातियों से हितों और अवहेलना और हनन करने के लिए प्रेरित करती है। व्यक्ति के बीच द्वेष और प्रतिस्पर्धा को जन्म देती है। चलिए, 49 नंबर में पूछा जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है क्या, सांप्रदायिक की परिभाषा दे अथवा इसकी सांप्रदायिकता क्या है। सांप्रदायिक का अभिप्राय का भावनाओं के जो व्यक्ति मन में अपनी जाति, धर्म के संप्रदाय की प्रति निष्ठा की भावना पैदा करती है, जिसके व्यक्ति अपनी जाति, धर्म और संप्रदाय के दूसरे श्रेष्ठ समझाया जाता है और सांप्रदायिक पूर्ण रूप से ही धार्मिक भावनाओं को धार्मिक अंधविश्वास से संबंधित है। चलिए, 50 नंबर में बोला जा रहा है कि अर्ध बेरोजगारी क्या है। अर्ध बेरोजगारी क्या है, यानी कि पूरा नहीं और कम भी नहीं, अर्ध बेरोजगारी क्या है। तो कभी कभी मिलों, ठीक है, मिलों, कारखानों और कार्यालयों में आवश्यकता से अधिक लोग नियुक्त कर लिए जाते हैं और ऐसी स्थिति में अनेक लिए काम कम होता है और इस वजह से उन्हें सुविधाएं और वेतन कम मिलता है। इस स्थिति को अर्ध बेरोजगारी कहा जाता है। मतलब आप नहीं समझे, मतलब कि जिस मिल या कारखाना में अगर मजदूर ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ का मालिक तो भाव खाएंगे ना, तो वहाँ का रेट कुछ कम हो जाएगा कि करना है तो करो, नहीं तो जाओ। तो ये हो गया अर्ध बेरोजगार, यानी रोजगार तो मिला लेकिन पूरी तरीक़ा से नहीं मिला उसका मनपसंद से।
तो यही है। चलिए 51 नंबर में पूछा जा रहा है क्या, अकस्मिक बेरोजगारी क्या है। अकस्मिक बेरोजगारी क्या है, तो अकस्मिक रूप से एक मजदूरों की जनसंख्या, मतलब एक मजदूरों की संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे ठीक है अकस्मिक बेरोजगारी कहा जाता है। तो ये था। और देखिए 52 नंबर में बोला जा रहा है क्या, धर्म क्या है। धर्म क्या है, बोला जा रहा है कि अलौकिक शक्तियों से संबंधित विश्वासों की उस व्यवस्था को धर्म कहा जाता है जो मानव अनुभवों से परिचालित होते हुए मानवीय शक्ति से पूरी किसी रहस्यपूर्ण शक्ति या बोध कराती है। 53 नंबर में बोला जा रहा है क्या, सामाजिक परिवर्तन का प्रक्रिया का उल्लेख करें। तो वह प्रक्रिया जो समाज से परिवर्तन लाती है, जो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन की मुख्य क्रियाएं हैं औद्योगिक नगर और नगरीकरण, संस्कृतिकरण और या फिर पश्चिमीकरण या फिर आधुनिकीकरण या फिर तथा धर्मनिरपेक्षताकरण। तो ये सब होते हैं इसमें। और चलिए 54 नंबर में बोला जा रहा है, यानी कि 54 नंबर में औपनिवेशिकवाद से आप क्या समझते हैं। तो औपनिवेशिकवाद से संबंधित समाजवादी व्यवस्था से रहा है, समाजवाद की नीति रही है अपनी समाजवादी की विस्तार से करना, जिसके अंतर्गत वे किसी दूसरे देश पर राजनीतिक अधिकार जमा कर उसका आर्थिक शोषण करना। और इंग्लैंड, फ्रांस आदि यूरोप देश आदिवेशवाद के शोषण रहे हैं। इंग्लैंड ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया, यानी कि इस पर ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया था, यानी कि इस पर राजनीतिक स्वामित्व प्राप्त कर इसका भरपूर आर्थिक शोषण किया। चलिए 55 नंबर में बोला जा रहा है कि नव औपनिवेशिकवाद क्या है। तो नव औपनिवेशिकवाद मतलब औपनिवेशिकवाद का बदला हुआ है रूप, नव औपनिवेशिकवाद यानी इसी का ही बदला हुआ रूप है। इसका तात्पर्य यह है कि आज भी विकसित देश अपनी आर्थिक और सैन्य शक्ति की सहायता से कमज़ोर देशों की अपनी शर्तें मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। वैश्वीकरण तथा उदारीकरण ने नाम पर अमेरिका और यूरोप बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बढ़ता हुआ आर्थिक प्रभाव नव औपनिवेशिकवाद के रूप में ही स्पष्ट करता है। और कूटनीतिक चलो के द्वारा आतंकवाद यानी कि मानवाधिकार के नाम पर ऐसे देशों के द्वारा जो अपने देश के कमज़ोर देशों के विभिन्न प्रकार के समझौता के लिए ब्राह्म करना भी औपनिवेशिकवाद से इसी रूप का ही उदाहरण है। चलिए और 56 नंबर में बोला जा रहा है, भारत में औपनिवेशिकवाद से आए किन्हीं दो परिवर्तन का उल्लेख करें। देखिए भारत में लंबी अवधि तक इंग्लैंड का औपनिवेशिकवाद रहा है कि इस कारण भारतीय सामाजिक आर्थिक संरचना में अनेक परिवर्तन हुए हैं। अंग्रेजों ने यहाँ जमींदारी व्यवस्था आरंभ किया। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र के अधिकाधिक लगान वसूल करना। और दूसरा परिवर्तन यह कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था तरह तहस नहस हो गई है, क्योंकि अंग्रेजी की नीति भारत के कुटीर और लघु उद्योग को समाप्त कर देता है और इंग्लैंड बनने में वाली वस्तुओं की खपत को बढ़ाने की थी। चलिए 57 नंबर में पूछा जा रहा है, भूमंडलीय से आप क्या समझते हैं। भूमंडलीय एक बहुआयामी अवधारणा है जो मूलतः अर्थव्यवस्था से संबंधित है कि संरचना के अनुसार भूमंडलीकरण का अभिप्राय आर्थिक व्यवस्था से विभिन्न पक्षों के समन्वय है। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि अर्थव्यवस्था तथा समाज के बीच सूचना, विचारों और तकनीकी वस्तुओं और सेवाओं तथा वित्त बीच समन्वय की प्रक्रिया के साथ भूमंडलीकरण संबंधित विभिन्न देशों के लोग तथा समाज इस प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। और
गिडेन्स के अनुसार भूमंडलीकरण को समय तथा स्थान के आधार पर परिभाषित किया जा सकता है। भूमंडलीकरण के 3 प्रमुख प्रणयक है। नंबर 1 बाजार, 2 नंबर में है यह बहुराष्ट्रीय, और 3 नंबर में प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक एवं कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये हो गया तीसरा नंबर में। चलिए 58 नंबर में क्या बोला जा रहा है? आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं, अथवा आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताएं की चर्चा करें। तो डेनियल नर्नल इसने सर्वप्रथम आधुनिकीकरण की अवधारणा की चर्चा किया है। इसका संबंध विवेकीकरण के परिवर्तन लाने वाली एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा कोई भी परंपरागत या अर्ध परंपरागत समाज उच्च तकनीकी पर आधारित समाज की ओर अग्रसर होता है, और इस दरमियान उसकी तकनीकी अथवा मूल्य व्यवस्था का वैचारिकी एवं सामाजिक संरचना में बदलाव आता है। तो यह था इसमें। और आधुनिकीकरण की विशेषता या आधुनिकीकरण की निम्नलिखित है, जैसे कि आपको निम्नलिखित में कौन सी लिखना है। तो इसमें पारलौकिकी मूल्य की वजह मतलब जगह की लौकिक या सांसारिक मूल्यों का अधिक महत्व दिया जाता है। और दूसरा नंबर में प्रौद्योगिकी की विकास इसका आवश्यक आधार है। तीसरा में लिखना है कि इसका संबंध खुली हुई सामाजिक व्यवस्था से है, बंद सामाजिक व्यवस्था से नहीं, अतः गतिशीलता में वृद्धि होता है। 4 नंबर में लिखना आपको कि यह परिवर्तन में रुचि होता है। और यह 5 नंबर में लिखना है कि यह लोगों के महत्वाकांक्षी होने की प्रेरणा देता है। 6 नंबर में लिखना है कि नगरीकरण की वृद्धि से इसका मुख्य आधार है। 7 नंबर में लिखना है कि लोकतांत्रिक मूल्यों की वृद्धि होती है। तो ये था इसमें। और लास्ट और आखिरी और एक क्वेश्चन है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति का तात्पर्य ऐसे आंदोलन से है जिसके जो कृषि उत्पादन में वृद्धि संबंधित से है। इस क्रांति के कारण अब देश में ज़रूरत से ज़्यादा अनाज का उत्पादन होता है, और देश में खाद्यान्न की कमी नहीं है, मतलब खाना पीना की कमी नहीं है। गेहूं उत्पादन में इसका क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा, इसलिए कुछ लोग इसे गेहूं क्रांति भी कहते हैं कुछ लोग। और चलिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, पर्यावरण के विनाश पर एक संक्षिप्त टिप्पणी दे। पर्यावरण विनाश का एक संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो पर्यावरण विनाश का एक घटक है जल, वायु, मृदा और ध्वनि। इनका घटने से मनुष्य का आरंभ से ही और क्या बोले घनिष्ठ संबंध है, मतलब कि बहुत तगड़ा संबंध है। और मनुष्य अपने क्रियाकलापों से इस घटनाओं को प्रदूषित कर रहा है, और पेड़ पौधे तथा जंगलों को काटकर मनुष्य वायु प्रदूषण को बढ़ाता है। इसके अलावा कल कारखानाओं तथा फैक्ट्री और स्थापित की गई उसका चिमनी जो भट्टा होते हैं, धुआं निकलता है, और वह भी वायुमंडल को प्रदूषित करता है। इन कल कारखानाओं में कारण जल प्रदूषित भी हो रहे हैं, और क्योंकि इनका गंदे पानी तथा विषैला होते हैं पानी होते हैं, नदियों में गिराए जाते हैं। आज वाहनों की जनसंख्या काफ़ी वृद्धि यानी बढ़ गई है, जिसके ध्वनि प्रदूषित होता है। इस ध्वनि प्रदूषित के कारण हृदय रोग तथा बहरेपन की बीमारियां हो रही है, यानी कि हार्ट का बीमारी होते हैं, ठीक है, और बहरा होते हैं। और तो मैंने जहाँ तक बताया, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आई होप। अगर इसका आप पीडीएफ भी चाहते हो तो बोल दी हैं, बाकी तो हमें बोलना है नहीं। अगला वीडियो जल्दी लाएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।